21वीं सदी समानता और बराबर की सदी के रूप में जानी जा रही है। दुनिया की आधी आबादी यानी नारी शक्ति अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में बराबर की भागीदार है। ऐसा कहा भी जा रहा है, माना भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है और नजर भी आ रहा है। अब नजरिया सबका अपना अपना है। समय साक्षी है कि जिस राष्ट्र में महिलाओं ने अपनी भूमिका अग्रणी रूप से निभाई, उस राष्ट्र की उन्नति और तरक्की का ग्राफ अन्य राष्ट्रों से अधिक ही रहा है। चार दीवारी से बाहर निकलकर आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय हैं और सशक्त भूमिका में भी नजर आ रही है। किंतु ये सब इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू अंधेरे में है। ये वो पहलू है जिसमें महिलाओं को नाम मात्र के लिए ही बराबरी का दर्जा प्राप्त है। यानी बोलने को तो हम महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके उलट ही है। महिलाओं की गांव में स्थिति और अधिकारों के लिए उठती आवाज, नारे, आंदोलन, सेमिनार किस बात की गवाही देते हैं? दरअसल पर्दे के पीछे की तस्वीर कुछ और ही है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम व्यवहारिक नहीं हैं और फाइलों में दफन आंकड़ों को ही सच मानकर संतोष कर लेते हैं। महिलाओं की स्थिति का आकलन करना यहां आवश्यक हो जाता है। महिलाओं को अधिकार तो है, लेकिन स्थिति बदतर कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए निंदा का कारण बन चुकी है। देश में हर घड़ी कोई न कोई शोषण और अत्याचार की घटना महिलाओं के साथ घटित हो रही है। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं से अखबार, टीवी चैनल और खबरें भरी पड़ी हैं। बलात्कार, छेड़छाड़, शोषण, दहेज के लिए जलती चिताएं गवाही दे रही हैं कि आधी आबादी सुरक्षित भी नहीं और समानता की परिभाषा में भी नहीं आती है। हालांकि देश के विकास में आज महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। तकनीकी, विज्ञान, शिक्षा, सेना, खेल आदि समस्त क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बेटियों ने अग्रणी भूमिका के साथ स्वयं को अव्वल रखने की होड़ लगा रखी है। किंतु ऐसी स्थिति का आंकड़ा कम है। शोषण और चार दीवारी तो आज भी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। इसके लिए सरकारों ने आज तक जो वायदे किए और उन वायदों पर जमीनी स्तर पर जो कुछ भी प्रयास किए, वो नाकाफी है। विगत कुछ वर्षों में एक पुरानी पीढ़ी ने भी महिलाओं, बेटियों पर हुए अत्याचारों के कारण खून के आंसू रोए हैं। इतना ही नहीं, नई पीढ़ी ने भी अत्याचारों की विभत्सता को महसूस किया और एक डर शांति का पाठ विश्व को पढ़ाने वाले इस देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाली सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि लोग बेटी के जन्म पर उसकी असुरक्षा की पूरी फिल्म ही आंखों में उतार लेते हैं। बेटी को बचाने पर उसे सुरक्षा और स्वच्छंदता का माहौल देने में हम बहुत पीछे हैं। यह कहना बहुत दुखद होता है कि जिस देश में बेटे को घर से जाने और घर पर आने की इतनी आज़ादी है कि उसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा जाता, और दूसरी ओर बेटी को कॉलेज या फिर काम पर भेजने से पहले और घर वापस आने तक परिवार और माता पिता की सांसें अटकी रहती है। ऐसा वातावरण कैसे और कब बन गया, इसे विडंबना ही कहा जाएगा। देश में वहशी और दरिंदों को इतनी छूट मिल गई है कि चौराहों से लेकर बसों, घरों, दफ्तरों तक वे महिलाओं, बेटियों को छेड़ने और नोचने से बाज नहीं आ रहे। देश में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। सरकार और मुख्यालयों की राजधानी दिल्ली में घर जा रही एक बिटिया को बस में ही इतनी क्रूरता से नोचा और चीर-फाड़ करके देश को सोचने पर विवश कर दिया। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के सारे वादों पर और दावों पर भी सरकार की पोल खोलकर रख दी। राजधानी में सरेआम चलती बस में ये सब होता रहा। किसी ने न चीख सुनी, ना ही किसी ने चौराहे पर बस को रोका। ये तो एक घटना थी। देश भर से राज्यों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं प्रतिदिन, प्रतिक्षण घटती रही और लोग सड़कों पर आकर विरोध करते रह गए। समाजसेवी अन्ना हजारे को अगर फांसी की सजा का निर्णय मिल जाने और राष्ट्रपति द्वारा याचिका को अस्वीकार करने के बाद भी फांसी दिलवाने के लिए इस उम्र में मौन व्रत रखना पड़े, तो हम राजनीतिक साजिशों और कानून की अनुपालना की दशा को समझ सकते हैं।
न्याय मिलने में दशकों का यदि समय लगेगा तो महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के दावों को लानत ही कहा जा सकता है। न्याय मिलने की इस लचरता के कारण ही देश में बलात्कार और छेड़खानी की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हो रही है। निर्भया ही नहीं, हिमाचल की गुड़िया हो या तेलंगाना की बेटी, ऐसी सैकड़ों बेटियों की बलि चढ़ा दी जा रही है और हम उसके बाद सड़कों पर न्याय के लिए पुलिस की लाठियां खाते हैं। सरकार की जिम्मेवारी में अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यही देखने में आता रहा है। कार्यस्थलों में आज भी महिलाओं को छेड़खानी और उत्पीड़न को सहना पड़ रहा है। इस पर सरकार ने सख्ती से कार्रवाई करने की मुहिम भी चलाई। हर कार्यालय पर महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए समितियों का गठन भी किया गया। उसके बाद भी मंजर नहीं बदला, स्थितियां वैसी ही है। हाँ, सरकारी आंकड़ों और कागजों में हो सकता है कि सरकार इसे बेहतर बताने की पुरजोर कोशिश करती रही है। सार्वजनिक स्थलों और बस आदि में भी महिलाओं को उत्पीड़न सहना ही पड़ता है। इसका दूसरा पहलू वो है जब हम उस महिला की बात करते हैं जिसका विवाह भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब वो विधवा हो जाती है और उसके बाद जीवन की स्वच्छंदता की रोशनी धीरे धीरे धीमी होती जाती है। हालांकि सरकार कई नायाब योजनाओं के साथ विधवाओं के अधिकारों को संरक्षित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन उस मानसिकता का क्या करें जिसे बदले बिना इन बेसहारा और एकल नारियों को एक स्वतंत्र और बेहतर वातावरण प्रदान नहीं किया जा सकता है। महिला के मायने क्या सिर्फ इतने हैं कि उसका विवाह पूर्व जीवन पिता से जुड़ा रहता है और विवाहोपरांत पति से। पति के अकस्मात मृत्यु के बाद अपशगुन माना जाता है। हालांकि इस सदी में इस सोच में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी गांव के भारत में इसमें अभी समय लगेगा। शायद उतना ही समय जितना स्वच्छता को यहां समझने में लगेगा। हैरानी होती है कि विधवाओं के साथ घर परिवार से लेकर समाज में भी भेदभाव रहता है। यहाँ विधवाओं को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार नहीं है। क्या विधवा होने के पीछे वो इसका कारण है? क्या उन्हें अच्छा खाना, रहना, पहनना आदि गलत है? क्या विधवा अपने जीवन में खुशियों को देखने के लिए मोहताज है? कदापि नहीं। विधवा होने में वो कारण नहीं, इसलिए उसके अधिकार भी सुरक्षित है और वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र भी है। लेकिन समाज की रूढ़िवादिताओं ने उसे चार दीवारी में कैद करने में कसर नहीं छोड़ी। क्या इस पर विश्वास हो सकता है कि 21वीं सदी में भी विधवाओं के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, वो भी उस देश में जिस देश की रक्षा मंत्री एक महिला भी रही हो और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली वित्त मंत्री भी। पर यह विडंबना है कि आज भी हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तो कमजोर विचारों को ढो रहे हैं। जहां एक और कुछ समय पहले तक विवाह उत्सवों में विधवाओं को जाने से भी रोका जाता था क्योंकि उन्हें अपशगुन माना जाता था। किसी भी शुभ कार्य में उनको प्रवेश वर्जित था क्योंकि लोग उन्हें मनहूस संज्ञा से नवाजा करते थे, ये जानते हुए भी कि मनहूस इनकी मानसिकता है। उन्हें एकला जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। श्रृंगार आदि की मनाही और वस्त्र तो पुराने और श्वेत ही पहनने पड़ते थे, जिसकी छाप आज भी यत्र तत्र देखने को मिली रहती है। उनके साथ ये दुर्व्यवहार नई बात नहीं है, समाज इसे देखता और करता आया है। और ऐसा भी नहीं है कि महिला हमेशा से ही पिछड़ेपन की शिकार रही हो। इसी समाज में उसका रुतबा पुरुषों के बराबर या यूं भी कहो कि कुछ मायनों में तो उससे भी ऊंचा रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहां नारी का सम्मान है वहां साक्षात ईश्वर का वास है। ये पंक्ति बताती है कि नारी को ईश्वर के समान दर्जा हासिल था। उसका सम्मान समाज में प्रतिष्ठा से संबंधित रहा है। ऋग्वेद और कई ऐसे उपनिषद महिलाओं की भागीदारी को यज्ञादि में उनकी भागीदारी के साक्षी है। गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेय जैसी नारियों का वर्णन इसमें प्राप्त है। लेकिन स्मृतियों में कहानी बदल गई और वहां नारी का सम्मान नहीं, अपमान होता नजर आता है। विशेषकर मनुस्मृति में तो यह स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वहां स्त्रियों पर पाबंदी लगाने की बात होती है। ये वो दौर था जब स्त्री की सम्मान में गिरावट आई और आताताइयों के विशेषकर इस्लामी आक्रमण के बाद तो स्त्रियों की दशा दयनीय होती गई। इसी समय पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर, देवदासी आदि घृणित कृतियों ने समाज को एक अलग ही दिशा में चला दिया।
हालांकि भक्ति युग में महिलाओं की दशा में सुधार के सकारात्मक प्रयास हुए और इसी दौर में मीराबाई, अक्का, महादेवी, रामी जानाबाई और लाल देद आदि की इस आंदोलन की नेत्री भी कही जा सकती है। हालांकि उनकी मुहिम का व्यापक प्रभाव नहीं रहा। सिखों के प्रादुर्भाव के बाद स्थितियों में इसलिए भी परिवर्तन हुआ कि उन्हें शिक्षा के साथ युद्ध कौशल में भी स्थान प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के शासन में तो स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया और अंग्रेज महिलाओं को सशक्त करने के प्रति नकारात्मक रवैया ही अपनाए रहे। लेकिन उस दौर में कुछ सुधारवादी आंदोलनों ने स्त्रियों को एक सम्मानजनक स्थान देने और एकल नारी या फिर विधवाओं के उत्थान में अभूतपूर्व कार्य किया। इस दौर में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सुधार समितियां और रामकृष्ण मिशन आदि से नारी को एक सम्मान और अधिकार की पुरजोर आवाज उठी और सकारात्मक और सुधारवादी दौर की शुरुआत भी हुई। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आदि ने नारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने का बीड़ा उठाया। इसमें नारी शिक्षा, दलित महिला उत्थान, विधवाओं के अधिकार, महिला विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन सभी कुछ शामिल रहा। 1829 के दौर में इन्हें समाज सुधारकों के कारण कई कानून महिलाओं के लिए बनाए गए, जिससे राजनीति, साहित्य, शिक्षा, युद्ध और धर्म के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित बनाया जा सका। इसे एक बदलाव के रूप में देखा जाए तो गलत न होगा। दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी रजिया सुल्तान, गोंड की महारानी दुर्गावती, शिवजी महाराज की महारानी जीजाबाई, कित्तौर की रानी चिन्नम्मा, कर्नाटक की महारानी अबक्का, अवध की सहशासिका बेगम हजरत महल, आगरा की नूरजहां और झांसी की रानी आदि ने जो उस दौर में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिया, उसे इतिहास में आज भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आजादी के बाद तो महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की पैरवी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। समय समय पर संविधान में संशोधन, नए नए कानून, कार्यक्रम, गतिविधियां, योजनाएं आदि सरकार की प्राथमिकता में रही है। इसके बावजूद ये यक्ष प्रश्न है कि आज भी समाज सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अभी भी गांव में विधवाओं के प्रति सोच और दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। गांव में परिवार के एकमात्र कमाने वाले की अकस्मात मृत्यु केवल उसी की मृत्यु नहीं होती, उसकी पत्नी को भी जीवन भर बार बार मरना पड़ता है। उसकी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन सुरक्षा के साधन सीमित होते हैं। ऐसी अनेक विधवाओं और एकल नारियों के सुधारात्मक कार्यक्रम से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने में हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। उन्हें सरकार की योजनाओं का कुछ भी पता नहीं है, ना ही उन्हें कोई जानकारी देने के लिए गंभीरता से प्रयास हो रहा है। संस्थाएं भी 1-2 घंटों के कार्यक्रम आयोजित कर अपनी भूमिका को सार्थक कर लेती है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो पंचायत स्तर पर है, जिसे लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है। समस्या तो ये है कि अधिकतर पंचायत प्रतिनिधियों को ही इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। ये महिलाएं जो विधवा होने के बाद बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है, छोटी छोटी योजनाओं के लिए भी पंचायत के चक्कर काटती है और पंचायतों के प्रतिनिधि थोड़ी बहुत जानकारी और सरकारी सुविधा प्रदान करके एहसान जताते हैं। सरकार की भूमिका में बदलाव की आवश्यकता है। जिस महिला को अपने पति की अकस्मात मृत्यु के बाद एकला जीवन जीना पड़ रहा है और परिवार की जिम्मेवारी भी उन पर है, इन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर गांव में रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार पारदर्शिता के साथ उन्हें दिया जाए, इस पर भी गंभीर होने की आवश्यकता है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और तरक्की के लिए गारंटी सरकार की प्राथमिकता हो, तभी महिला उत्थान को कागजों से बाहर जमीन पर उतारा जा सकता है। 3 तलाक, हलाला, हरियाणा आदि राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या, इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर कानून की पकड़ महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल तो प्रदान करने का दावा करती है, पर यह नाकाफी है। इसके विपरीत सोच नहीं बदल पा रही है। इसके लिए स्वयं स्त्री को शिक्षित होने की आवश्यकता है। बिना शिक्षा के इसे संभव नहीं बनाया जा सकेगा। ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं जहां पर एक महिला ही कन्या को छोड़कर बेटे की चाह रखती है। इसका निदान बालिका शिक्षा में ही निहित है। महिलाओं को पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्से से लेकर शमशान में मुखाग्नि देने तक महिलाएं अपने कदमों को एक दिशा दे चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी कम है। भारत को विश्व शक्ति बनाने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है तब तक जब तक महिलाओं को समाज में सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है।
सोच को बदलकर नारी को उसका स्थान देने से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उसका शोषण करके अत्याचार की इबारत लिखकर कदापि नहीं। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।